नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में। आज हम हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो पावर, सर्वाइवल और रॉयल ट्रांजिशन की सबसे शानदार मिसाल है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के मामलूक यानी स्लेव डायनेस्टी की। सोचिए जरा, जो लोग शुरू में गुलाम थे वो आगे चलकर पूरे एक साम्राज्य के सुल्तान कैसे बन गए। ये सफर 1206 से 1290 तक चलता है और सच मानिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक जितना जरूरी है उतना ही रोचक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं आज के इस हाई यील्ड स्टडी सेशन का फ्रेमवर्क कैसा रहेगा। हम इन 6 कोर टॉपिक्स को कवर करेंगे। मामलुक्स की उत्पत्ति, इसकी स्थापना, इक्तिदारी सिस्टम, 2 बिल्कुल अलग सोच वाले शासक, बलबन का स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आखिर में इस पूरी डायनेस्टी का पतन। ओके, तो सीधे डाइव इन करते हैं अपने पहले सेक्शन में। आखिर ये मामलुक्स थे कौन और इनकी शुरुआत कहां से हुई? 1206 में जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई तो उनके 3 मुख्य जनरल्स कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन याल्दूज और नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच पावर के लिए कियोटिक स्क्रैम्बल शुरू हो गई। एकदम रेस लग गई थी और इसी स्क्रैम्बल ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ध्यान दीजिएगा, ये जनरल्स दरअसल ममलूक थे। एग्जाम्स में अक्सर इस वर्ड पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ममलूक का शाब्दिक अर्थ है ओन्ड या स्वामित्व वाला। 9वीं शताब्दी में अब्बासिद कैलिफ्स के दौरान ये एक पावरफुल मिलिट्री कास्ट के रूप में उभरे थे। ये हाईली रिगार्डेड मिलिट्री स्लेव्स थे। लेकिन हिंदुस्तान आते आते इन जनरल्स ने अपने मास्टर्स की सेवा करने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि खुद को एज अ रूलर स्थापित कर लिया। गेम चेंजर, राइट? अब जो विजुअल टाइमलाइन आप देख रहे हैं ना, इसे अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। ये इस डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकल स्पाइन है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद 1211 में इल्तुतमिश, फिर 1236 में रजिया सुल्ताना की एंट्री, 1246 में नासिरुद्दीन महमूद और आखिर में 1266 में पावर आती है गियासुद्दीन बलबन के हाथों में। ये पावर ट्रांसफर ट्रैक करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एम्पायर की स्थापना और उनके अर्ली रूलर्स के बारे में। एम्पायर को शुरुआती दौर में स्टेबल करने का क्रेडिट कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। घोरी द्वारा खरीदे गए ऐबक अपनी दरियादिली के लिए इतने मशहूर थे कि उन्हें लाख बख्श यानी लाहों का दान देने वाला कहा जाता था। अब यहाँ एक छोटा सा एग्जाम ट्रैप है, प्लीज नोट कीजिएगा। आर्किटेक्चर को लेकर अक्सर ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और कुतुब मीनार का निर्माण सिर्फ शुरू करवाया था, लेकिन इनको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। एक और मास्टर स्ट्रोक जो इल्तुतमिश ने खेला वो था राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करना। एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम था। इल्तुतमिश के बाद कहानी में एंट्री होती है रजिया सुल्ताना की, दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक। इल्तुतमिश को लगता था कि उनके बेटे इस काबिल नहीं हैं कि थ्रोन संभाल सकें, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को चुना। 1236 से 1240 तक का उनका ये छोटा सा रेन बहुत ही एफिशिएंट और न्यायपूर्ण था, लेकिन सैडली उनका अंत बड़ा ट्रैजिक रहा जब पॉलिटिक्स और मेल डोमिनेटेड नोबिलिटी की साजिशों के चलते उन्हें उनके ही भाई की फोर्सेस ने मरवा दिया। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, इक्तिदारी सिस्टम और उनके आर्थिक सुधार। ये पार्ट मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत हाई स्कोरिंग है। देखिए, इल्तुतमिश को स्लेव रूलर्स में सबसे महान ऐसे ही नहीं माना जाता। उनका ये इक्तिदारी सिस्टम एक स्ट्रक्चरल जीनियस था। इसे एक सिंपल फ्लो चार्ट की तरह समझिए। सबसे पहले उन्होंने पूरे किंगडम को छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में बांट दिया, जिन्हें इक्तास कहा गया। फिर ये इक्तास उन्होंने अपने नोबल्स को उनकी सैलरी के बदले दे दिए। इस एक अकेले मूव ने 2 बड़े काम किए। लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो गया और सेंटर के पास रेवेन्यू आने का एक एकदम सेट और व्यवस्थित रास्ता बन गया। ब्रिलियंट है ना? और आर्थिक सुधार यही नहीं रुके। एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को चलाने के लिए क्या चाहिए? स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी। इल्तुतमिश ने 2 नए सिक्के लॉन्च किए, चांदी का टंका और तांबे का जेटल। इन करेंसी रिफॉर्म्स ने ना सिर्फ ट्रेड को आसान बनाया, बल्कि सल्तनत की आर्थिक नींव को पत्थर जैसा मजबूत कर दिया। ओके, अब हिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। 2 ऐसे शासक जिनके काम करने का तरीका एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखता था। एक तरफ देखिए नासिरुद्दीन महमूद को। इन्हें लोग दरवेश किंग कहते थे। ये इतने साधारण थे कि अपना पर्सनल खर्च निकालने के लिए कुरान की कॉपीज लिखा करते थे। असली पावर इनके ससुर बलबन के पास थी। और दूसरी तरफ जियासुद्दीन बलबन को देखिए, एकदम रूथलेस कंसोलिडेटर। बलबन ने सीधा 40 नोबल्स के उस फेमस पावर ग्रुप यानी तुर्के चहलगानी को ही रूट आउट कर दिया।
उनका सीधा सा मानना था कि राजा की शक्ति, दबदबा, शानो शौकत और आयरन फिस्ट जस्टिस पर टिकी होती है। ये कंपैरिजन दिमाग में जरूर रखिएगा। तो अब डीप डाइव करते हैं बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां से सेंट्रलाइज्ड पावर का असली खेल शुरू होता है। बलबन का दौर सच में ट्रू कंसोलिडेशन का दौर था। यहां गौरी और बलबन के बीच का मिलिट्री फर्क समझना जरूरी है। गौरी का फोकस था नए इलाके जीतना, पर बलबन, उनकी स्ट्रैटेजी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उनका फोकस बॉर्डर बढ़ाने पर नहीं, बल्कि अंदरूनी बगावतों को बुरी तरह कुचल देने पर था। दिल्ली के आसपास मेवाती राजपूत्स के विरोध को दबाने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे जंगल कटवा दिए और वहां नए फोर्ट्स बनवाए। एक तरफ आम जनता डर और स्ट्रिक्ट कानून के साए में थी, वहीं रॉयल कोर्ट में एक बहुत कड़ी और शानो शौकत वाली हायरार्की सेट की जा रही थी। अब इंटरनल शांति तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो बाहर से था, मंगोल्स का। इसे काउंटर करने के लिए बलबन ने एक सिस्टमैटिक 3 स्टेप डिफेंस शील्ड बनाई। पहला कदम, डिप्लोमैटिक नेगोशिएशन, यानी मंगोल कोर्ट्स के साथ एम्बेसीज का आदान प्रदान। दूसरा कदम, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर में एक सॉलिड पहली डिफेंस लाइन खड़ी की। और अगर वो टूट जाए तो तीसरे कदम के रूप में सुनाम, समाना और भटिंडा में एक बैकअप यानी सेकंड डिफेंस लाइन तैयार रखी। इस चेन ऑफ फोर्ट्स ने अंपायर को लिटरली एक शील्ड दे दी थी। दोस्तों, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूरोक्रेसी का ये टेबल आपका चीट कोड है। इन टर्म्स को मेमोराइज कर लीजिए। नायब ए मामलकात यानी वाइस रीजेंट, ये पावर शुरू में बलबन ने खुद अपने पास रखी थी। दीवाने आर्ज, जो उनका सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ख्वाजा, वो अधिकारी जो इक्ता से आने वाली इनकम पर नजर रखता था। और सबसे इंट्रीगिंग, बरीद ई मुमालिक, उनके एस्पिनेज या जासूसी विभाग का हेड। इन्हीं डिपार्टमेंट्स की बदौलत इतना हाईली सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पॉसिबल हो पाया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर महान कहानी का एक अंत जरूर होता है। चलिए देखते हैं इस महान डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ। एक एम्पायर जिसे मिलिट्री स्ट्रॉन्गमैन ने अपनी मेहनत और खून से खड़ा किया था, वो आने वाली लग्जरी लविंग जनरेशन के हाथों कैसे रेत की तरह फिसल गया, ये उसकी क्लासिक केस स्टडी है। 1287 में बालबन की मौत के बाद एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम बन गया। उनके उत्तराधिकारी आयशो आराम में डूब गए और फिर 1290 में बालबन के पोते काइकुबाद को पंजाब के गवर्नर ने मरवा दिया। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां अंदरूनी गद्दारी ने मामलुक्स का औपचारिक अंत कर दिया और शुरुआत हुई नई खिलजी डायनेस्टी की। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आप सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हाउ डज एन एम्पायर फाउंडेड बाय एंस्लेव्ड मिलिट्री जनरल्स मैनेज टू सेंट्रलाइज पावर सो इफेक्टिवली, ओनली टू फॉल टू अ सिंगल इंटरनल बिट्रेयल? सोच कर देखिए, जिन गुलामों ने एकजुट होकर इतनी महान सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बनाई, वो आखिर में अंदरूनी साजिशों और ऐश और आराम की भेंट कैसे चढ़ गए? इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही कनेक्टिंग लिंक आपको अगली खलजी डायनेस्टी की कहानी और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। तब तक के लिए नोट्स रिवाइज करते रहिए और हिस्टोरिकल डॉट्स कनेक्ट करते रहिए।